क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कम आ रही है जी आपकी काफ़ी। कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को मैं अपना वॉल्यूम पर्सनली तेज़ कर दूँ कि इससे ज़्यादा ये हो नहीं रहा। जी ये अब बेहतर है जी। ओके, ओके। तो आप सबको सुनना को खुशामदीद। एक बार फिर हमारी मास सीरीज़ हाज़िर है, जिसका उन्वान आप सब जानते हैं, मास की ज़िंदगी सच्चाई है, बताने का 5वां सेशन अब शुरू होने वाला है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सैयद मोहम्मद बाकी साहब, जिन्होंने अब तक 4 सेशन मार्च में बड़े मेहनत अंगेज बताए हैं, और अब हम 5वें सेशन की तरफ चलते हैं। मार्स सैयारा जिसे फ्यूचर प्लैनेट भी कहा जाता है, तो हम सब बड़ी उम्मीद से ये लेक्चर सुन रहे हैं कि हमें बहुत बेहतरीन मालूमात मिलेंगी और हम इंजॉय भी करेंगे, और अपने साथ के लोगों को भी इस मालूमात को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमारा जो मुल्क है, हमारे बच्चे हैं, हमारी तमाम है, उन तक ये मालूमात पहुँचे, ताकि हम या हमारी आगे आने वाली नस्लें इस मुल्क के लिए काम कर सकें तरक्यात में हाथ साथ। तो बस मैं फिर चलती हूँ प्रोफेसर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, और माइक आपके हवाले है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, एम तो हमारा यही है जो आपने बता दिया ऑलरेडी कि जी हमारी जो अगली जनरेशन्स हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अनफॉर्चुनेटली हुआ यही है कि पहले अगर आप देखें ना तो ज़राए अबलाग जिसको कहते हैं, जो मीडिया हमारे पास था ना, वो इतना ज़्यादा रिच नहीं था। कुछ एक आज से 20 साल पहले की अगर आप बात करें, चैनल्स, टेलीविज़न चैनल्स इतने ज़्यादा नहीं थे, और अखबारात इतने ज़्यादा नहीं थे, फेसबुक वगैरह नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो उस ज़माने में जो ज़राए थे वो कम थे लेकिन अथेंटिक थे, और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये चीज़ें बढ़ती चली गई, उतनी हमारी जो जनरेशन है उसके पास नॉलेज की कमी होती चली गई। अब इस पे कभी फ्यूचर में फिर इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। तो आज का जो स्टूडेंट है या आज का जो हमारा नई जनरेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उतनी नॉलेज नहीं रखता जितना शायद 1980s का या 90s का कोई बंदा रखता होगा। हालांकि उस वक्त इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज और ये चीज़ें भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज हैं। मोबाइल फ़ोन है, हाथ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। बहरहाल हमारी तो ये कोशिश है कि हम ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं। बाकी ये कि जिसने सुना, फ़ायदा उठाया, अच्छी बात है। और मैं क्लासरूम में, अपनी क्लासरूम में एक जुमला कहता हूँ, आज मैं यहाँ भी बोल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी जो बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो बच्चे परेशान होते हैं कि जी आपने जुमला कैसे बोल, ये इसका क्या मतलब है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जी देखिए, जो पढ़ रहा है वो तो अच्छा कर रहा है, नो डाउट। जो नहीं पढ़ रहा वो इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि फिर वो हमें बाईपास नहीं कर सकेगा, हमें हमसे आगे नहीं बढ़ सकेगा, हम ही आगे रहेंगे। तो वो हमारे लिए और अच्छा है कि जो ना पढ़े। तो ये बेसिकली एक मोटिवेशनल बात होती है कि जो पढ़ रहा है तो अच्छा कर रहा है, जो नहीं पढ़ रहा वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है हमारे लिए। हम आगे रहेंगे, आपकी जनरेशन आगे नहीं जा सकेगी। हम स्पिरिट रोवर के हवाले से बात कर रहे थे जी लास्ट संडे को, और स्पिरिट रोवर और इसके साथ एक और रोवर, बिल्कुल आइडेंटिकल रोवर, अपॉर्चुनिटी, ये मार्स के ऊपर उतरी है 2004 के बिल्कुल पहले मंथ जनवरी में। और अपॉर्चुनिटी रोवर जो है, चूंकि 100% आइडेंटिकल थी स्पिरिट के साथ, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि दोबारा से अगर मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा तो वो बिल्कुल 100% स्पिरिट जैसी हैं। इसकी लैंडिंग भी बिल्कुल स्पिरिट जैसी है। इसकी इसकी मेक, इसके ऊपर कैमराज, एवरीथिंग, इट वाज 100% रेप्लिका ऑफ स्पिरिट रोवर। तो आई होप कि स्पिरिट रोवर की जो डिस्कशंस हमने की थी उसमें आपको पता होगा कि हमने लैंडिंग कैसे की थी। बिल्कुल एक थोड़ा सा हल्का सा मैं सिर्फ उसको मैं टच करना चाहूँगा ताकि मैं आज की बात को कनेक्ट कर सकूँ। ये याद रखें कि रोवर वॉज पैक्ड इन अ शेल, और वो जो शेल था उसके ऊपर एक पैराशूट था, पीछे हीट शील्ड थी, एंड द होल सिस्टम वॉज पैक्ड एंड इट एंटर्ड द मार्शियन एटमॉस्फेयर। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये पूरा सिस्टम दाखिल हुआ।
हीट शील्ड ने उसको बचाया, फ्रिक्शन की वजह से जो हीटिंग थी उसको बचाया। और फिर हीट शील्ड को, ये हीट शील्ड का वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पर ज़रा फोकस करना। ये हीट शील्ड जो पूरे खलाई जहाज़ के पीछे थी, इसको फिर हमने अलग कर दिया, डिटैच कर दिया। फिर स्पेसक्राफ्ट निकला, बैक शेल के अंदर से पीछे पैराशूट खुला, एयर बैग्स खुले और एयर बैग्स ने स्पेसक्राफ्ट को मार्स की सरफेस पे लैंड करवाया। और जब एयर बैग्स रेस्टिंग कंडीशन में आ गए तो फिर हमने उसको स्पेसक्राफ्ट को खोला और बीच में से स्पिरिट रोवर और अपॉर्चुनिटी रोवर्स निकल के उन्होंने अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू की। अब इस पूरे प्रोसीजर में इस ये जिसको हम कहते हैं ईडीएल, एंट्री डिसेंट एंड लैंडिंग, ये जो ईडीएल है, इसमें सबसे पहले जो हीट शील्ड अलग होती है वो यकीनन मार्स पे कहीं गिर गई होगी जाके, ठीक है। उसका काम है कि खलाई जहाज को मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते वक्त जरा एटमॉस्फेरिक हीटिंग से बचाए। तो उसके बाद वो हीट शील्ड कहाँ जाके गिरी वो रैंडम है, हमें नहीं पता कहाँ जाके गिरी, लेकिन ये इस पे मैं दोबारा बात करूंगा। सो अपॉर्चुनिटी रोवर मार्स के जिस इलाके में उतरी उसका नाम था जी मर्डियानी प्लानम या मर्डियानी प्लेन्स। ये एक सहराई इलाका था मार्स की सरफेस पे और रेत से भरा हुआ इलाका था, या आप ये कह लें कि बहुत ही फाइन ग्रेन्ड मट्टी थी वहाँ पे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी रोवर उतरी। अब अगर आप ये गौर करें तो स्पिरिट रोवर पथरीले इलाके में उतरी थी, उसकी निस्बत अपॉर्चुनिटी रोवर ज़रा ज़्यादा मट्टी वाले इलाके में उतरी है। तो एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन थी कि अपॉर्चुनिटी रोवर ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकेगी। क्यों ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकेगी? क्योंकि इसके जो टायर्स हैं उसके सामने कोई पत्थर नहीं आएंगे, ज़्यादा खराबी का चांस नहीं होगा और ये ज़्यादा अरसे सर्वाइव कर सकेगी। तो ये आइडिया जहन में था। खैर अच्छा, अब मिशन शुरू हुआ। अब यहाँ से इत्तफाकात भी तो है ना हमारे साथ, कुछ इत्तफाकात भी होते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर भी दिखाऊंगा साथ साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करता हूँ। अब जनाब ये जो अपॉर्चुनिटी रोवर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये जुलाई 8 2003 को लॉन्च हुई थी और जनवरी 25 जनवरी 2004 को ये मर्डियानी प्लेनम के अंदर इसने लैंडिंग की है। अच्छा, जब ये रोवर उतरी तो इत्तफाक से ये रोवर एक छोटे से क्रेटर में उतरी, ठीक है। इसकी मैं आपको एक पिक्चर अभी थोड़ी देर में ये शेयर करता हूं जी। और ये जो छोटा सा क्रेटर था, इट वाज वेरी वेरी स्मॉल क्रेटर, जिसके अंदर ये रोवर उतरी अपने बैक शेल के साथ। और जब इसका सारा वो जो सिस्टम था एयर बैग्स का, जब उसमें से गैसेस निकल गई और रोवर ने अपने समझ लें कि वो जिस स्पेसक्राफ्ट के अंदर बंद थी, जब उसको उसने छोड़ा और रोवर बाहर निकल गई, तो ये इमेज उस वक्त का इमेज है। ये मैं आपसे शेयर करने लगा हूं जी। ये देखें, दिस इज द इमेज जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी रोवर का ये जो शेल है जिसमें से ये निकली है, ये देखें एयर बैग्स भी नीचे नजर आ रहे हैं। तो ये एक क्रेटर में, छोटे से क्रेटर के अंदर ये लैंड कर गई थी, इत्तफाक से छोटे से क्रेटर में उतरी थी। और कितनी ज़बरदस्त बात है कि आपकी लैंडिंग एक मिनी क्रेटर के अंदर हो। और ये बैक साइड पर, अगर मैं थोड़ा सा इमेज को आगे करके दिखाऊं, अब बस तवज्जो रखना जी, लेक्चर यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं जनाब, ये इसको कहते हैं आउटक्रॉप। ये पत्थरों की एक लेयर है जो आपको नज़र आ रही है, जो कि क्रेटर की वजह से बाहर नजर आ रही है। यानी अगर ये गढ़ा ना होता तो ये जो पत्थर हैं, ये जो मार्स की सरफेस पे ये जो लेयर है, ये एक्सपोज ना होती। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी रोवर अपने इस प्लेटफॉर्म से उतरी, सबसे पहले अगर आप देखें इसके ट्रैक्स बने हुए हैं, पहियों के निशान है, सबसे पहले इस आउटक्रॉप को एनालाइज करने के लिए चली गई। यानी उसने देखना था कि जी ये जो पत्थर नजर आ रहे हैं, इनके अंदर, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं और इसके अंदर क्या कुछ है। सो दैट वाज द फर्स्ट टारगेट फॉर अपॉर्चुनिटी रोवर। और अपॉर्चुनिटी रोवर के हवाले से जी एक और इमेज भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इमेज है जी। इस इमेज को भी ज़रा आप गौर से देखें। ये एग्जैक्टली वही छोटा क्रेटर है जिसके अंदर इसने लैंडिंग की थी। और ये ज़रा थोड़ा सा और पीछे से जाकर इमेज लिया हुआ है। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत ट्रैक्स बने हुए हैं। अपॉर्चुनिटी रोवर उतरी और इसने क्रेटर के अंदर ही एक्सप्लोरेशन की और काफ़ी दिन इसके अंदर ही घूमते फिरते हुए फिर यहाँ से अपॉर्चुनिटी रोवर बाहर निकल गई। और अब जिस जगह पे ये थी वहाँ से इसने, और आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा क्रेटर, दिस इज द क्रेटर जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ,
दिस इज दैट स्मॉल क्रेटर जिसके अंदर इत्तफाक से ये लैंड कर गई, और ये सारे पथरीले ये आउटक्रॉप्स आप देख सकते हैं, पत्थर जो बाहर निकले हुए हैं। सो ये जो क्रेटर था जी, जिसमें इत्तफाक से अपॉर्चुनिटी रोवर उतर गई थी, इस क्रेटर का नाम था ईगल क्रेटर। ठीक है, और ये भी याद रखें कि नासा वाले जो हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो हर एक चीज़ को नेम करते हैं। ठीक है, बगैर नाम के किसी चीज़ को नहीं हमने छोड़ा। यहाँ तक कि अगर कोई सामने पत्थर नज़र आ रहा है, हमने पत्थर का भी कोई ना कोई नाम रखा है, तो वो वक्त के साथ साथ मैं आपसे शेयर करूंगा। सो ये ईगल क्रेटर था जिसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी रोवर उतरी थी। चंद मीटर का क्रेटर था, छोटा सा क्रेटर था, और चंद दिन एक्सप्लोरेशन के बाद जो रोवर है वो उसके अंदर से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद इसका जो टारगेट था, अच्छा अब चूंकि वहां पर सॉइल थी, मट्टी थी, तो जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी रोवर आराम से चलती रही, उसके टायर्स के साथ कोई मसला नहीं हुआ, कोई इश्यू नहीं हुआ, आराम से चलती गई। और एक और चीज़, इससे पहले कि आप मेरा ख्याल है ये सवाल करें तो मैं इसका एडवांस में जवाब दूं, अगर आप ये पूछें मुझसे कि जी रोवर की स्पीड क्या थी, ये कितना तेज चल सकती थी, तो ये मैं आपको बता दूं कि रोवर, अपॉर्चुनिटी रोवर और स्पिरिट रोवर की स्पीड सिर्फ चंद सेंटीमीटर पर सेकंड थी। चंद सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी बहुत ज्यादा स्लो ये रोवर्स चलती थी, क्योंकि डेफिनेटली ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के मिशन पे थी। हमने स्पीड से तो तेज तो जाना नहीं था, हमने आराम आराम से चलना था ताकि हमें पता चले कि रास्ते में क्या है और हम आराम से चीज़ों को एनालाइज करते हुए अपना सफ़र जारी रखें। लिहाजा इसकी स्पीड इतनी थी कि अगर ये रोवर सुबह से शाम तक चलती तो हार्डली इसने 40 या 30 मीटर का फासला भी तय नहीं करना था। ये इतनी स्पीड इसकी थी टोटल, ये ज़हन में रखें। ईगल क्रेटर से जैसे ही अपॉर्चुनिटी बाहर निकली है जनाब, उसके बाद हमने देखा कि जी एक और क्रेटर है, बस तवज्जो रखना आप, एक और क्रेटर है जनाब, उसी सहराई इलाके में एक और हमें क्रेटर नजर आया जो थोड़ा सा बड़ा था, और जनाब हमने रोवर को उस क्रेटर की तरफ रवाना कर दिया। इस क्रेटर का नाम था एंड्योरेंस क्रेटर। दैट क्रेटर वाज कॉल्ड एंड्योरेंस। तो इसका मतलब यह है कि अब हमने साथ साथ अपना सफर शुरू कर दिया। यहां से हम चले, छोटे वाले क्रेटर से हम चले, और फिर हम थोड़े से बड़े क्रेटर में पहुंचे जिसका नाम है एंड्योरेंस क्रेटर। और जनाब एंड्योरेंस क्रेटर को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जून से दिसंबर तक 2004। जून में ये वहां पहुंच गई और दिसंबर तक, जून से दिसंबर तक अपॉर्चुनिटी ने अपना टाइम गुजारा है एंड्योरेंस क्रेटर के आसपास। और जनाब उसके बाद क्या हुआ, अब मैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो आपसे शेयर करने लगा हूं वो ये है, और यहां से एक नई बहस भी हम शुरू कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी रोवर चलते चलते वहां पहुंची जहां इसकी हीट शील्ड गिरी थी। ठीक है, इसने अपनी हीट शील्ड को देखा और एनालाइज किया। ये एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी ही हीट शील्ड को एनालाइज करे, जो उस वक्त उतर जाती है जब खलाई जहाज ने खुलना होता है। मैंने आपको बताया हीट शील्ड सिर्फ इसको री एंट्री के वक्त बचाती है। हीट शील्ड नीचे गिरी, टूट फूट गई, और जहां रोवर ने लैंड किया वहां से थोड़े फासले पर वो हीट शील्ड थी। ये चलते चलते वहां पहुंची ये रोवर, और जब ये इमेज पूरी दुनिया ने देखा तो हम यकीनन बहुत हैरान हुए। सो दिस इज द हीट शील्ड, ब्रोकन हीट शील्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी रोवर स्पेसक्राफ्ट, जिसने इसको मार्स के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के वक्त बचाया था। ये वो हीट शील्ड है, और आप देख सकते हैं इसके साथ इसके टूटे हुए हिस्से मार्स की सरफेस पे बिखरे पड़े हैं। तो लिहाजा ये अपॉर्चुनिटी रोवर ने पहली दफ़ा, ये पहला कोई मिशन है जिसने अपनी ही गिरी हुई हीट शील्ड को एनालाइज किया। एंड देन वेरी क्लोज टू दैट हीट शील्ड, एंड हियर कम्स द सरप्राइज। ठीक है जी, आप सबके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक सरप्राइज, कि जहां इस अपॉर्चुनिटी रोवर की हीट शील्ड गिरी हुई थी वहीं पर इसको एक पत्थर नजर आया, और वो पत्थर मार्स के बाकी पत्थरों से थोड़ा मुख्तलिफ था। मैं आपको पहले उसकी तस्वीर दिखा दूं, एंड ऑब्वियसली दीज फोटोग्राफ्स आर सेंट बाय अपॉर्चुनिटी रोवर। ठीक है जी, अब अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये क्या चीज है तो मेरा ख्याल है कि जी मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेस। ये पत्थर जो है मार्स की सरफेस पे, ये मीटियोराइट है। दिस इज द मीटियोराइट ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, और ये
किसी भी दूसरे प्लैनेट पे डिस्कवर होने वाला पहला मीटियोराइट है। मीटियोराइट्स तो मेरा ख्याल है जी हम सब जानते हैं, मैंने सोलर सिस्टम की सीरीज में तफसील से आपको बताया। सो ये वो मीटियोराइट है जो अपॉर्चुनिटी रोवर ने अपनी हीट शील्ड के साथ ही डिस्कवर किया मार्स की सरफेस पे। पीछे सारा ये मार्स का लैंडस्केप आप देख सकते हैं, उसकी सॉइल आप देख सकते हैं। सो ये मीटियोराइट। अब एक बात आपको यहाँ पर बता दूं कि अभी जब लेक्चर शुरू होने वाला था तो मैडम सारा जो थी इन्होंने कहा कि मार्स जो है ये हमारा फ्यूचर प्लैनेट भी कहलाता है। उसकी रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम मार्स पे जाके रहना शुरू कर दें। तो वहाँ पे बड़े ख़तरात हैं, उसमें से एक ख़तरा ये है, आपका जो प्लैनेट अर्थ है इसका एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है, और जितने मीटियोराइट्स एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर उन सारे मीटियोराइट्स को जला देता है, बर्न कर देता है। लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर ना होने के बराबर है, और वहां जितने मीटियोराइट उसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं वो मोस्टली नहीं जलते, वो सरफेस पे गिरते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। लिहाजा वहां आप एक्सपेक्ट करें कि मीटियोराइट्स आकर आपको हिट करेंगे। और एक और बात बताऊं खतरनाक, कि मार्स जो है वो आपकी निस्बत सूरज से और दूर है और एस्टेरॉयड बेल्ट के करीब है, तो वहां पर मीटियोराइट्स ज्यादा गिरते हैं, क्योंकि मीटियोराइट्स एस्टेरॉयड बेल्ट के करीब करीब उनकी तादाद ज्यादा है। एस्टेरॉयड्स के आपस में भी ग्राइंड होने से, टकराने से मीटियोराइट्स फॉर्म होते हैं। और मार्स इस लिहाज से बड़ा खतरनाक है कि आप जब वहां जाके रहेंगे तो बाकी जो खतरात हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस तरह के पत्थरों का सामना आपको करना पड़ेगा, जिस तरह का ये स्टोन जो है ये अपॉर्चुनिटी रोवर ने दिखाया कि जी ये मार्स की सरफेस पे पड़ा हुआ है। एंड देन अपॉर्चुनिटी रोवर कंटिन्यूड इट्स जर्नी, और हीट शील्ड को एनालाइज करने के बाद अपॉर्चुनिटी रोवर आगे बढ़ती रही, और जनाब इंड्योरस क्रेटर से मजीद इसका सफ़र आगे की तरफ चलता रहा। एक और छोटा सा क्रेटर रास्ते में आया, एक छोटा सा गड्ढा, और वो छोटा सा क्रेटर जो है उसको जल्दी से एनालाइज करने के बाद, जिसका नाम था एरिबस क्रेटर, जनाब अपॉर्चुनिटी पहुंच गई विक्टोरिया क्रेटर के पास। अब बस तवज्जो से सुनते जाएं, देखें जी बड़ी ज़बरदस्त बातें। विक्टोरिया क्रेटर वॉज अ बिग क्रेटर, और इसको इसने भरपूर तरीके से एनालाइज किया, इसके सॉइल को देखा, और कंप्लीट एनालिसिस विक्टोरिया क्रेटर में इसने किया। और विक्टोरिया क्रेटर के बाद कुछ फासले पर एक और बड़ा क्रेटर था, एंड दैट वाज एंडीवर क्रेटर। एंडीवर क्रेटर, सो एरिबस के बाद विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद बड़ा सा एक क्रेटर, दैट इज एंडीवर क्रेटर। तो ये एंडीवर क्रेटर के पास ये जनाब पहुंची है, और एंडीवर क्रेटर जो है वहां तक पहुंचने में इसको काफी ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि इसकी स्पीड आपको पता है कि बहुत कम है, और बहुत हमने भी इंतजार किया उस वक्त कि जी हाँ ये चल रही है। और एंडीवर क्रेटर में पहुंचने के बाद हमने फिर ये भी डिसाइड किया कि क्या रोवर को क्रेटर के अंदर उतारा जाए, या बाहर से खड़े होकर सिर्फ एनालाइज किया जाए, या उसके अंदर उतारा जाए। फिर हमने एक आराम से एक स्लोप ढूंढी, और हमने उस स्लोप से इसको नीचे उतारा, और ये क्रेटर के अंदर उतरी। अंदर काफी, बिल्कुल बेस में नहीं, लेकिन काफी नीचे तक गई, और फिर घूम के वापस बाहर निकली। तो ये पहली दफा हमने ऐसा किया कि मार्स पर किसी रोवर को हमने एक क्रेटर के ऊपर, क्रेटर के अंदर उतारा। और जनाब इस पूरे ट्रैक के दौरान, ये जो पूरा एक सिलसिला चल रहा था, अभी तक हम पहुंच गए हैं जनाब 2008 में। सो 2008 का जब अब ईयर आया, अपॉर्चुनिटी रोवर की हम बात कर रहे हैं, एंड अपॉर्चुनिटी रोवर वाज इनसाइड दिस एंडेवर क्रेटर। तो 2008 में हमने, नासा वालों ने मार्स पे एक और खलाई जहाज उतारा। आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा तफसील से, बस बीच में एक वाकया सुना के जल्दी से वापस अपॉर्चुनिटी रोवर की बात को मैं लेके चलूंगा, एंड दैट वाज फीनिक्स लैंडर। फीनिक्स लैंडर ये 2008 में मार्स के ऊपर उतरा है। इट वॉज अमेजिंग स्पेसक्राफ्ट। ये रोवर नहीं है, इट वॉज नॉट रोवर, इसके टायर्स नहीं थे, इट वॉज स्टेशनरी लैंडर, ये अपनी जगह पर रुका हुआ था, फीनिक्स लैंडर। और जो डिस्कवरीज फीनिक्स ने की हैं, बस मैं आपको क्या बताऊं, अगर सच्ची बात मैं आपको बताऊं, जब ये मिशन इसका पता चला 2008 में, तो हमारी बिल्कुल अजीब सी हालत होती थी पूरी दुनिया में लोगों की, क्योंकि इसने बहुत ही ब्रेकिंग किस्म की डिस्कवरीज इसने की हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आज हमारी डिस्कशन अपॉर्चुनिटी रोवर पे मजीद आगे कंटिन्यू रहेगी। सो नाउ देयर वर
two spacecrafts on the surface of the Mars, one the Opportunity rover and the other one was Phoenix lander. अच्छा जी, Opportunity rover चलते 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 तो हम बड़े खुश थे कि जी ये तो सहराई इलाका है, और सहराई इलाके में तो इसके जो टायर्स हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे, उनको कुछ होगा भी नहीं, और ये बहुत दूर तक अपना फासला तय कर सकेगी बगैर ख़राब हुए, तो हमारी ये बात ठीक थी। लेकिन वो जो मट्टी थी मर्डियानी प्लेन्स की जो थी, उसी ने अपॉर्चुनिटी रोवर को फंसा लिया। सो अपॉर्चुनिटी रोवर के टायर स्लिप होना शुरू हो गए और ये मर्डियानी प्लेन्स, और उसमें जनाब अपॉर्चुनिटी रोवर के टायर यहां आकर फंस गए एक सैंड ड्यून के अंदर, वो एक टीले के अंदर आके फंस गए और घूमते रहे। बड़ी मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी रोवर यहाँ से आज़ाद हुई। आप देख सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी रोवर के ट्रैक्स हैं और यहाँ पर ये दोनों टायर्स काफ़ी ज़्यादा धंसे हुए, आपको पता चल रहा है कि जी यहाँ धंस गए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नीचे तक का गड्ढा बना दिया। सो अपॉर्चुनिटी रोवर साफ सुथरे मैदानी इलाके में चलते चलते मट्टी में फंस गई, और मट्टी में फंसने के बाद बड़ी मुश्किल से हमने इसकी जान छुड़ाई, इसको आज़ाद करवाया। खैर, इसने अपना सफ़र जारी रखा। डिस्कवर इसने क्या किया कि जनाब इस इलाके में मर्डियानी प्लेन्स में छोटे छोटे सफियर्स बॉल्स हैं, छोटी छोटी बॉल्स हैं, 4 मिलीमीटर तक की छोटी छोटी डायमीटर की बॉल्स इसको नजर आई हैं, जिनको हमने नाम दिया ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज वो खाने वाली ब्लूबेरीज नहीं, ये ऐसे ही बस हमने नाम दे दिया ब्लूबेरीज। जैसे आपके सेल फोन का नाम एप्पल है, आप उसको खाते तो नहीं है डेफिनेटली, तो ये ऐसे ही बस हम नाम देते रहते हैं, थोड़ा सा शुगल करते रहते हैं। सो ब्लूबेरीज। सो अपॉर्चुनिटी रोवर डिस्कवर्ड दीज स्मॉल बॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, और ये छोटी छोटी जो ब्लूबेरीज हैं, छोटी छोटी जो बॉल्स हैं, ये बिखरी पड़ी थी लाखों करोड़ों की तादाद में। ये छोटी छोटी बॉल्स जमीन पर भी वहां बनती हैं जहां पानी होता है, पानी काफी अरसे तक वहां पर रुका रहता है, और पानी की प्रेजेंस में ये छोटी छोटी बॉल्स पानी के हवाले से जमीन के ऊपर भी फॉर्म होती हैं। ये ब्लूबेरीज आप देख सकते हैं, और इन ब्लूबेरीज में अपॉर्चुनिटी रोवर को हीमेटाइट मिला। हीमेटाइट आयरन का एक कंपाउंड है, मिनरल है, और ये उस वक्त डेफिनेटली डेवलप होता है जब ऑक्सीजन भी हो, पानी भी हो, आयरन भी हो, ये तीनों चीज़ें मौजूद हों। लिहाजा इन छोटी छोटी ब्लूबेरीज में हीमेटाइट हमें मिला। और अगर मैं इसका एक और इमेज आपसे शेयर करूं, तो ये जो छोटी छोटी जो ब्लूबेरीज हैं, ये करीब से देखने पर कुछ यूं नज़र आती हैं जी। मैं एक और इमेज आपसे शेयर करता हूं, ये देखें जी, ये वही छोटी छोटी ब्लूबेरीज हैं, लेकिन चूंकि अब हम बहुत करीब से इनको देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं। और ये इमेज बेसिकली कहाँ से ऑब्टेन हमने किया है, स्पिरिट रोवर और अपॉर्चुनिटी रोवर दोनों के आगे रोबोटिक आर्म्स थे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, रोबोटिक आर्म के आगे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसमें से एक माइक्रोस्कोपिक इमेजर था, यानी जो करीब से चीज़ों को एनालाइज करता है, देखता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक इमेजर की तस्वीर है। एक दफ़ा दोबारा आप इस तस्वीर को देखें, और इस तस्वीर में कुछ और भी नज़र आ रहा है। मैं पहले आपको तस्वीर दिखाऊं, फिर उस पर मैं बात करता हूं। एक दफ़ा पिक्चर को ज़रा गौर से देखें। सो दीज आर द ब्लूबेरीज शोन टू अस बाय द माइक्रोस्कोपिक इमेजर। एक और चीज़ आप नोटिस करें कि ये जो ब्लूबेरीज जिस मट्टी में पड़ी हुई हैं, ये जो मट्टी है, ज़रा इस मट्टी को देखें, आपको पता चलेगा जनाब आपके प्लैनेट के ऊपर जो सहराई इलाके हैं उनकी मट्टी ऐसी नहीं होती। आप देख रहे हैं ग्रेन्स में है, ये छोटे छोटे ग्रेन्स में है मट्टी। मेरा ख्याल करीब की बजाय दूर से ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। ये छोटे 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 ये ग्रेन्स हैं, ठीक है। अब एक अक्सर लोगों का क्वेश्चन ये होता है, मतलब साइंटिफिक लोग तो ऐसा सवाल नहीं करते, लेकिन जो लर्निंग प्रोसीजर में होते हैं, जो सीखने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह का सवाल अक्सर करते हैं कि जी ये जो तस्वीर मरीख से आई है, इसका आपने करना क्या है, ये क्या करेंगे आप इसको देखकर, या इस तस्वीर में क्या इंफॉर्मेशन है। जो नॉन साइंटिफिक माइंड्स होते हैं ना, इस तरह की बातें करते हैं। तो एक बात आपको बता दूं कि ये जो पिक्चर है मेरे हाथ में, ये देखने के लिहाज से, मतलब हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे की दीवार पे लगा दूंगा तब भी अच्छी लगेगी, एटलीस्ट मुझे तो लगेगी। एक आम आदमी का मुझे नहीं पता, मुझे तो लगेगी, बिकॉज आई नो ये मार्स की तस्वीर है तो मुझे तो लगेगी अच्छी। लेकिन साइंटिफिकली
मट्टी को देख के आप बता सकते हैं और मट्टी के ग्रेन्स को देख के आप बता सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह के मिनरल्स होंगे, क्या इसमें वाटर कंटेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि उसकी कंपोजिशन से ही उसकी शेप बनती है। ये जुमला रिपीट कर रहा हूं, इसको सुने। सॉइल की कंपोजिशन ही उसकी शेप बनाता है। इसका मतलब यह है कि आप अगर सॉइल के पार्टिकल्स की शेप को देख लें तो आप उसकी कंपोजिशन को भी जज कर सकते हैं। लिहाजा यहां से हमने बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ों का और अंदाज़ा लगाया, क्योंकि मार्स की सॉइल इस तरह की ग्रेनी किस्म की, दानेदार किस्म की सॉइल थी जहां पर अपॉर्चुनिटी रोवर उतरी थी। अब अपॉर्चुनिटी रोवर ने अपना सफ़र जारी रखा, लेकिन वो वाली बात अपनी आप जहन में रखें कि जनाब मशीन जो होती है ना, उसकी एक ज़िंदगी होती है, मशीन ने कभी ना कभी ख़त्म होना होता है। सो अपॉर्चुनिटी रोवर जनवरी 2004 से जो उसने अपना सफ़र शुरू किया और डिस्कवरीज पे डिस्कवरीज वो करती चली गई, और हमारा वो इनिशियल आइडिया बिल्कुल सच साबित हुआ कि जी चूंकि पथरीला इलाका नहीं था तो ये रोवर ज़्यादा अरसे तक इसने सर्वाइव करना था, तो इसने किया। और आप हैरान होंगे कि इसने कब तक सर्वाइव किया। अपॉर्चुनिटी रोवर से जो आखिरी हमारी सलाम दुआ हुई, जो आखिरी सिग्नल्स हमने अपॉर्चुनिटी रोवर को भेजे और उससे हमने रिसीव किए, वो थे जनाब जून 10 2018 2018। सो जून 2018 तक अपॉर्चुनिटी रोवर हमारे साथ थी। ये ईयर नहीं भूलना आपने। इस दौरान फीनिक्स लैंडर भी मार्स पे उतर गया। इस दौरान क्यूरियोसिटी रोवर भी मार्स पे उतर गई। ठीक है, क्यूरियोसिटी रोवर एक अलग बहस है, वो उस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। सो रोवर्स की अगर आप बात करें, रोवर्स की, तो एक वक्त ऐसा भी था कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी थी और हमारे पास क्यूरियोसिटी रोवर भी थी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। दैट वाज इन 2009 एंड 10 जब क्यूरियोसिटी मार्स पे उतर चुकी थी। सो काफ़ी अरसे तक ये दोनों रोवर्स मार्स के ऊपर रही हैं। पहले स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी का कपल रहा है, वहाँ पे डुओ रहा है, और जब स्पिरिट ख़त्म हो गई तो फिर अपॉर्चुनिटी के साथ क्यूरियोसिटी रोवर, इन दोनों ने मार्स को काफ़ी एनालाइज किया। और जनाब अपॉर्चुनिटी रोवर ने इस सहराई इलाके में चलते चलते चलते, जिस दिन इसकी बिल्कुल आखिरी कम्युनिकेशन हुई और उसके बाद से अपॉर्चुनिटी रोवर साइलेंट हो गई, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो जनाब उस वक्त तक अपॉर्चुनिटी रोवर 45 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। 45 किलोमीटर मार्स की सरफेस पे ये चल चुकी थी। इन ऑल दीज ईयर्स, 2004 से 2018, 14 साल में 45 किलोमीटर का फासला इसने तय किया, जो कि एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो फासले हम बात कर रहे होते हैं, ये मेरे और आपके मोटरसाइकिल और गाड़ी के लिहाज से शायद ज़्यादा ना हो, लेकिन मार्स पे हल्की हल्की चलती हुई रोवर अगर 45 किलोमीटर दूर चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसने प्रूव किया कि जी फाइनली ये वाकई एक बड़ी ज़बरदस्त रोवर थी। और चूंकि ये सोलर पावर्ड रोवर थी, और सोलर पावर्ड रोवर का सबसे बड़ा मसला वो भी आपको पता है कि जनाब मार्स की जो डस्ट है वो उसके ऊपर जमा हो जाती थी, और नासा वालों ने कोई ब्रश नहीं लगाया था उसके ऊपर, और नासा वालों ने कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया था। हम ये ताना नासा वालों को देते रहेंगे मुस्तकिल, ठीक है जी, कि नासा वालों ने रोवर के ऊपर जो पैनल्स थे उनको साफ करने का कोई मैकेनिज्म नहीं लगाया। अच्छा, एक इस हवाले से एक बात आपको बताऊं कि नासा वालों ने ये जो क्यूरियोसिटी रोवर है, और इवन बल्कि छोड़ें, ये अपॉर्चुनिटी रोवर की हम बात कर रहे हैं, इसी पे बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी रोवर जिस पे मैं बात कर रहा हूं, इसी में नासा वालों ने एक मेटल का ब्रश लगाया था। ठीक है, मेटल का ब्रश था, और ये मेटल का ब्रश जो है ये चट्टानों को साफ करता था। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर हम एक मेटल के ब्रश से चट्टानों को साफ कर सकते हैं, तो एक नायलॉन के या किसी और ब्रश से हम सोलर पैनल्स को क्यों साफ नहीं कर सकते थे? वंस अगेन इट इज द प्रॉब्लम फॉर इंजीनियरिंग। कर सकते होंगे यकीनन, तो हमने क्यों नहीं किया, ये नासा वालों से फिर हम पूछेंगे कि जी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन अपॉर्चुनिटी रोवर के सोलर पैनल्स के ऊपर मट्टी जमा होती गई, और जब मट्टी जमा होती गई तो सोलर एनर्जी हमें नहीं मिल रही थी बहुत ज़्यादा,
एंड इवेंचुअली इसकी बैटरीज जो है वीक होना शुरू हो गई। 2018 में मार्शन डस्ट स्टॉर्म आया। आखिरी 5-7 मिनट हैं जी, मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं तो इसलिए तवज्जो रखें, आखिरी 7 मिनट में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मार्स के ऊपर जब भी डस्ट का स्टॉर्म आता है, मट्टी का तूफान आता है, तो मार्स का जो थिन एटमॉस्फेयर है वो डस्ट स्टॉर्म को बढ़ाता है, रोकता नहीं है, बढ़ाता है। मट्टी जब उठती है मार्स की सरफेस पे तो वो पूरे मार्स पे फैल जाती है। जैसे बच्चों, आप लोग मुझे लगता है कि दीवार के बारे में बात करें और बच्चे रहा और बाकी हमारे जो मेंबर्स जितने हैं सवाल करना चाहेंगे इसमें, तो हैंड रेज अगर आप कर लें और सवाल कर लें। हमारे पास टाइम है, 20 मिनट है हमारे पास, आराम से हम सवाल जवाब कर सकते हैं। तो अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो आज के लेक्चर के हिसाब से, तो वो अपना सवाल जिस पर आप सवाल आप सोचें। मतलब मैं छोटी सी चीज़ मुझे याद आई कि कुछ सालों पहले मुझे भी बहुत शौक हुआ था, तो मैं वो इमेजेस देखा करती थी ऑनलाइन जो अपलोड होते थे नासा की वेबसाइट पे। जी जी और बहुत इंटरेस्ट मतलब मज़ेदार लगते थे और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स उसमें मैंने पढ़े थे और मुख्तलिफ इमेजेस लोगों ने दिखाए। तो कुछ ने तो बाकायदा जिंदा चीज़ें भी दिखा दी कि बहुत सारी चीज़ें मुझे इस वक्त याद, आपकी बात से मुझे याद आ रहा है काफ़ी कुछ लोगों ने डिस्कवर किया था। और उस वक्त भी मैं यही सोचती थी कि ये आम लोग डिस्कवर कर रहे हैं, हम साइंसी लिहाज से हमें सुनने के लिए नहीं मिला इतना ज़्यादा। बस वो एग्जैक्टली इसी तरह कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिसपे नासा वाले इनकार नहीं कर सके। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी नहीं ये इमेजेस में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो या तो एक्सप्लेन करना नहीं चाहते या कर नहीं पाए। जो भी मैं क्या कह सकता हूँ, एलियंस की पूरी हमने जो सीरीज़ की थी उसमें यही बहस हमारी चल रही थी। तो ये जो वॉल वाले स्ट्रक्चर की मैंने बात की है जी, इस पर भी नासा ने कोई कमेंट नहीं किया और ज़्यादा से ज़्यादा यही कमेंट होता है कि जी नेचुरल फॉर्मेशन है किसी चीज़ की, बस इस तरह की कोई चीज़ है। बट वो इमेज मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, आप देखना कि क्या ये नेचुरल लगता है या वाकई ऐसा लगता है कि किसी ने ब्रिक्स रख के ये स्ट्रक्चर जो है ये बनाया है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, बिल्कुल बड़ा हमें इंथुजियाज्म हुआ करता था जब स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी की पिक्चर्स आती थी। ऐसा ही है जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बिल्कुल इंतज़ार है ना कि एपिसोड का, और मुझे यकीन है कि वो जो मेरे जहन में इमेजेस आ रहे हैं उनमें से कुछ आप शो करने वाले हैं। जी इंशाल्लाह दिखाएंगे जी, बिल्कुल। वो सारी चीज़ें इस पूरी सीरीज़ में इंशाल्लाह आगे शामिल हैं, वो ज़रूर दिखाएंगे जी, बिल्कुल। बाकी तो जब इंसान लैंड होगा वहाँ पे फ्यूचर में, तो तभी हम ज़्यादा तफसील से मुशाहिदा कर सकेंगे। हमारे बिल्कुल पास और कोई सैयारा नहीं है ना, अगर देखा जाए ज़मीन के अलावा, जहाँ पे हम अपने कदम रख सकें। तो रॉकी सैयारों में बचता है तो सिर्फ यही बचता है, बाकी तो जो दो है वो तो दोज़ख बने हैं, तो वहाँ तो हम जाना भी नहीं चाहते। ये वैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल एक पिन पॉइंटेड बात बोली है कि हमारे पास बचता ही एक ही सैयारा है। हम चाहे ना चाहे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। वीनस का कोई हाल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। मरकरी के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि हम लैंड करना चाहेंगे या पता नहीं कैसे करेंगे। तो या तो मार्स है या फिर सीधा जुपिटर के मून्स के ऊपर हम जाके लैंड करें शायद, इसके अलावा कोई और जगह भी नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए हमने अपने फ्यूचर प्लानिंग का नाम दिया है। जी हाँ, जी हाँ। इंसानी हमारे लिए यही है कि हम इसी पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। बिल्कुल ऐसे ही तो है जी। जनाब, हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त मौजूद हैं। अब्दुल वहाब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खामोश क्यों हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा लगा आज का लेक्चर जी आपको? जी वहाब भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सी नई मालूमात मिलती हैं उस चीज़ के बारे में जिसको हम ये समझ रहे होते हैं कि इसके मतलब तो हम सब कुछ ही जानते हैं। तो
तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आया सुनकर। मैं अपनी फैमिली के साथ पूरा ये लेक्चर जो था वो सुन रहा था, तो सबको ही बहुत अच्छा लगा। इवन दैट कि मेरी मदर भी सुन रही थी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो अभी सारा सिद्दीकी ने बात की कि हमारे पास लैंड करने के लिए है ही एक ही सारा ज़मीन के अलावा, तो इस पर मैंने अभी गौर किया सारा की बात सुनकर। मैंने वाकई हम कहीं और जा ही नहीं सकते लैंड करने के लिए, सिवाय यासर अली ईवान अगर यहाँ पर हो, चूंकि वो ठंडे इलाके में रहते हैं तो शायद वो वीनस पे भी लैंड कर सकें। लेकिन मैं अपनी बात अगर करूँ बाकी लोगों के तो हम तो भाई सिर्फ मार्स पर ही है, बमुश्किल अगर जा सकें। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके ऐसे अलावा ही है। कुछ सियारे हैं उनके चांद बजते हैं। जी जी, ये बिल्कुल भी, ये सारा मैडम जो है इन्होंने बहुत बेहतरीन ये टारगेटेड बात की है। बड़ी एक साइंटिफिक बात है कि जी हम अगर किसी और प्लेनेट पे उतरना चाहें भी तो शायद ना उतर सकें, एटलीस्ट फौरन तो ना उतर सकें। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी जी यासर भाई प्लीज। यासिर भाई जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर और तमाम दोस्त जो शामिल हुए हैं आज के इस लेक्चर में। जी अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। वही बात जो वहाँ पे ने कही, वही मैं सोच रहा था कि आपसे ज़रूर कहूँगा कि जब हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए किसी चीज़ के बारे में, तो आपका लेक्चर सुन के पता लगता है कि हमने अभी तक इसको कुछ भी नहीं जाना था और नए सिरे से जानने की ज़रूरत है। तो बस आप हैं तो यकीनन ये सिलसिला चलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत और बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वाह भाई वीनस पे मुझे भेजना चाह रहे। मैं मेरा ख्याल है कि हम उससे ज़्यादा आसान काम है कि ज़मीन को कोई इंजन शिंजन लगाते हैं और कहीं और ले जाते हैं। सांस लेते हैं, करते रहते हैं, कायनात पूरी की सैर शैर करते हैं। तो वीनस पे जाने की या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन को ही लेके निकलते हैं कहीं और। तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा आसान रहेगा। वीनस पे जाके जब बिल्कुल टिक्के बांधेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। सही बात है जी, वहाँ पे ऐसे ही ऐसा है। में सही बात रहता है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है। आप कुछ दिन छुट्टी ले, आप आ जाए दिल्ली मेरे पास, मौसम आपको अच्छा लगेगा। वीनस के ख्यालात आने खत्म हो जाएंगे। या सर के पास चले जाते, सर के पास भी मौसम बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। मेरा ख्याल है अच्छा कि आइडिया निशान साहब दिया। को अगर कोई सवाल है, मेरा तो बस यही था, एक आपसे बस आपका शुक्रिया अदा करना था और कुछ वीनस से मुताल्लिक अपनी राय दी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी ये चौधरी निशान ने चौधरी मेरे जी साथ जी सारा काफी देर और से फरहान भाई एक्टिव किया हुआ जी। पहले चौधरी निशान सवाल करें फिर फरहान ने तक चले। जी सर मैं इस बार लेक्चर थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया है, वाईफाई नहीं था, लाइट ऑफ थी। तो मैंने पिछली बार सवाल किया था कि जो क्यूरोसिटी रोवर थी उसने फासला जो तय किया है थोड़ा, और उसके जो टायर थे इतने जल्दी खराब हुए, उसके पीछे रीज़न क्या थी? मरीज का एटमोसफेयर था या कोई पत्थर वगैरह उसके टायर्स को लगे, या उसका सोल ऐसा है? मतलब कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से उसके टायर जो इतनी जल्दी खराब हुए हैं? ये मुझे इसका जवाब नहीं था। मैंने मुख्तलिफ से भी देखने की कोशिश की, वहाँ से मुझे समझ नहीं लगी इस चीज़ की। अच्छा जी, मैं लास्ट लेक्चर में बिल्कुल आपने क्वेश्चन किया था और मैंने आंसर भी किया था, मेरा ख्याल वो शायद आपके जहन में नहीं रहा। टायर ख़राब, क्यूरियोसिटी रोवर के टायर ख़राब होने की वाहिद रीज़न पत्थर है। मार्स के जिस एरिया में क्यूरियोसिटी रोवर है अभी भी मौजूद है, वहाँ पे बहुत नोकीले, बहुत शार्प स्टोन्स हैं और उसके टायर्स जो हैं वो डेफिनेटली उसके साथ टकरा टकरा के वो ख़राब हो गए और टूट गए। चूँकि क्यूरियोसिटी रोवर सोलर पावर्ड नहीं है, वो आरटीजी से चल रही है और उसका जो पावर का सिस्टम है वो ना ख़त्म होने वाला सिस्टम है, तो इसलिए वो आज तक वहाँ पर है और इतनी ज़िंदगी उसके टायर्स की नहीं है जितनी ज़िंदगी उसके पावर के सोर्स की है। लिहाजा उसके टायर्स जल्दी ख़त्म हो गए और पावर सोर्स ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए वो अभी तक एक्टिव है, लेकिन नोकीले पत्थरों के साथ टकरा टकरा के टायर्स ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जब हमने परसेवेरेंस रोवर उतारी थी मार्स पे, तो उसके टायर्स को फिर हमने बहुत बेहतर कर दिया था ताकि वो क्यूरियोसिटी की तरह जल्दी ख़राब ना हो। तो उसके अंदर वियर टियर कम है बनस्बत क्यूरियोसिटी के, क्योंकि इंजीनियर्स ने उसमें बेहतरी पैदा की है, उसके डिज़ाइन को बेहतर किया है। तो वाहिद रीज़न इसके स्टोन्स हैं, शार्प स्टोन्स। जी चौधरी निशान आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। जी बहुत शुक्रिया चौधरी निशान और फरहान हैदर ने भी हैंड रेज किया हुआ है और इनका बताते चले कि आजकल डिस्प्ले साइंस की बहुत इंटरेस्टिंग तहरीरें आजकल आ रही हैं, पढ़ के
का आ रहा है मालूमात देने जी हाँ, जी हाँ, जी जी हाँ। फरहान हैदर, आप क्या जी फरहान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम जो भी इस वक्त मौजूद हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है जी अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया जी आप सबका। सर फर्स्ट क्वेश्चन और वो ये कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है और जो बाकी हैं, तो क्यूरोसिटी की तो बात मतलब वो ऑलरेडी आपने क्लियर कर दी है तमाम जो बाकी मेंबर्स हैं उनके लिए भी, तो उसके पास इतना मतलब पोटेंशियल है कि वो अभी भी काम कर सकती थी, बट उसके टायर्स जो हैं उसको इजाज़त नहीं दे रहे। बिल्कुल। और जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, अब अपॉर्चुनिटी के पास जो प्रॉब्लम है वो उसकी सोलर पावर का इशू है जी ना। जी जी। तो उसकी बैटरीज की लाइफ कितनी है, मतलब वो कब तक सरवाइव कर सकती हैं, इसके बारे में पहले आंसर करना है। नहीं, बैटरीज की लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा थी, बैटरीज का इशू नहीं था। असल में बैटरीज चार्ज होती थी सोलर पैनल से, तो पैनल्स के ऊपर जो डस्ट एक्यूमुलेट होती थी वो बैटरीज को चार्ज नहीं होने देती थी। बैटरीज की लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा थी। अगर सोलर पैनल्स को किसी तरीके से क्लीन कर दिया जाता तो बैटरीज तो शायद आज तक भी काम करती। तो ये 2018 में जो डेड हो गई अपॉर्चुनिटी रोवर, तो ये सिवाय इसके कि वो पैनल के ऊपर मट्टी वाला इशू था, बैटरीज तो काफ़ी लंबी चल सकती हैं। हाँ, बैटरी की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वक्त के साथ साथ कम हो जाती है, जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन की भी होती है कि जी पहले दिन 2 दिन चार्ज रहता था, एक दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी अभी मार्जिन था। एटलीस्ट वो अभी भी एक 5-7 साल बैटरीज और भी निकाल सकती थी। मसला सिर्फ पैनल्स का था, बैटरीज का इशू नहीं था। सर ऐसी तो वो आइडियाज़ होते हैं ना, तो आइडियाज़ के चक्कर में बस एक दिन में बात है, मैंने कहा शायद बिल्कुल आपकी रिसर्च तो बहुत है, तो ये कम से कम हमें जो है ना उन तक पहुँचानी चाहिए नासा के। आज तो यासिर भाई भी नहीं है, यासिर तुफैल भाई। जी 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 तो मैं तो जी चाह रहा था कि आप उनको आइडिया दें कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आप मिशन भेजते हैं ना, तो उसके साथ एक और रोवर है, उसका एक और हैंड बढ़ा दें साथ में, जिसका काम सिर्फ यही है कि उसने पैनल्स को साफ करना है। वो जाके पहले अपॉर्चुनिटी को साफ करे, उसके पैनल पे नहीं, अब जो नेक्स्ट रोवर्स है वो आरटीजीज के साथ हैं, उसमें पैनल्स की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है जी हाँ। और यासिर भाई आप ज़मीन को लेके जाने की बात कर रहे हैं, माजरत मैं ज़रा उस तरफ मूव कर रहा हूँ। जी जी जी। आपका तो चाँद ही आप समझ पाता, वो तो नज़र ही नहीं आता जब भी आप बाहर जाते हैं। जी फरहान हैदर, आप से सवाल हो गया तो हम फरहान अली का हैंडल किया हमने। जी फरहान अली कहिए। बाकर साहब खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। आपका लेक्चर सुन अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज काफ़ी अरसे बाद आपका लेक्चर मैंने सुना है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी मालूमात हमें मिल रही हैं सर। बहुत शुक्रिया जी, आपका थैंक साथ यू। तो सवाल नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ हमें खुशी है सर, हमें हमारे लिए बड़ा एक एजाज़ की बात है कि आप यहाँ पे हैं और पूरे पाकिस्तान को कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने इस इल्म से रोशनास करें। तो बस यही बताना था, आपका शुक्रिया अदा करना था और कुछ नहीं। तो इंशाल्लाह आगे मोहलत मिली, हमें अतवार मिलता है, उस पर आपने लेक्चर रखा, आपने सुन लिया, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पूरा आखिर में मैंने ज्वाइन किया आपका लेक्चर, पूरा मैं नहीं सुन सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका लेक्चर सुनेंगे सही मानों में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे ये मैं बता दूं जी, जहांगीर साहब थे, जहांगीर साहब उस इंस्टीट्यूशन के ओनर हैं जी जहां मैं काम करता हूं। ये जो हमारी एकेडमी है ये उनके ओनर हैं, और बहुत शुक्रिया जी इन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत। और किसी के सवाल करना, हमारे पास 7 से 8 मिनट अभी बाकी है, तो हम 1 से 2 सवाल ले सकते हैं। बाकी यासिर वली ने बाकी ऐसी बात कह दी है कि वो लहर में एकदम से लग गई है। इन्होंने चूँकि प्लानिट पे नहीं उतरना, क्या नाम प्लानिट का बताया था, दोज़ख वाले प्लानिट पे इन्होंने उतरना नहीं है। तो बचने के लिए अर्थ को उठा के दूसरे सितारे पे ले गए थे, वहाँ घुमा। असल में अगर आप यासिर भाई की बात को थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें ना, तो प्लैनेट अर्थ जो है ना, चूँकि इसके ऊपर पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है, तो अगर आप इमेजिन करें कि प्लैनेट अर्थ जो है ये एक स्पेसक्राफ्ट बन जाए और यही आपको लेके स्पेस में चलना शुरू कर दे, तो आपको अलग से किसी इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो
जब भी हम कोई स्पेसशिप बड़ी बनाएंगे जो शायद किसी स्टार तक हमें लेके जाए, तो वो अर्थ की तरह पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा हमें उसके अंदर। तो इस मजाक की बात में थोड़ा सा साइंटिफिक एज भी था, तो ये 2 in 1 हो गया जी। मलिक साहब हो गए या मैं खुद भी, हम साइंटिफिक मूवीज बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं, तो हमारे पास ऐसे ही आइडियाज होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये डॉक्टर हू में भी मैंने देखा था, वो अर्थ को था कि दूसरे स्टार से ले गए थे बात में। ऐसे ही है जी, ऐसे तो ही। ये हो सकता है फ्यूचर में कभी कुछ हज़ारों साल बाद मुमकिन हो सकता है। और बिल्कुल। तारीख में फिर यासिर मलिक का नाम लिखा जाएगा कि ये जो आइडिया था कि असल में इतने इतने 2025 में यासिर मलिक साहब बिल्कुल ऐसे ही है जी। जी, ये दरअसल पहुंच की बात होती है और आइडियाज़ की पहुंच की बात, तो हमारे आइडियाज़ लिमिटेड आइडियाज़ जहां तक थे हमने वहां तक बात की। फिर यासिर भाई का तो फिर आपको पता है कि जिनकी जहां तक पहुंच हो वहां तक ही बात करते हैं। इनका आइडिया ही ऐसा था कि इन्होंने सस्ती बात ही नहीं की, छोटी बात ही नहीं की, यहीं को ही ले जाते हैं वहां तक। और मुझे भी की बात करते हैं तो इनके तो इंफिनिट आइडियाज होते हैं ना, तो इस बोर की बात करते हैं। ऐसे ही है जी। जी, हमारे पसंदीदा जो है ये टीम मेंबर भी है, इसलिए यासिर भाई हैंड रेस किया हुआ है चौधरी निशान ने। जी जी, प्लीज प्लीज। जी चौधरी निशान साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आप लोगों का स्टूडेंट हूँ और आप लोगों से फल्कियात सीख रहा हूँ। मैं ये सवाल नहीं करने लगा, मैं सिर्फ ये पूछने लगा हूँ कि ये जितने भी सीनियर्स हैं, ये जो यासिर साहब हैं इनसे कुछ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, सभी प्यार मजाक सबसे ज़्यादा यासिर साहब के साथ क्यों करते हैं? अब्दुल वहाब साहब हैं, डॉक्टर अहमद नईम साहब हैं, ये यासिर मलिक साहब के साथ ऐसा कौन सा खास प्यार है का? जो लास्ट संडे को लेक्चर हुआ था उसमें भी यासिर मलिक साहब की तारीफ हुई थी कि ये चांद की तस्वीरें इतनी प्यारी प्यारी बनाते हैं, और किसी की तारीफ नहीं हुई थी। और आज भी सारा जो ये मलिक साहब के लिए हो रहा है खास तौर पे। ये वहाब भाई बता सकते हैं जी, बहुत अच्छा। जी जी, आपका शुक्रिया, आपने ये हमारी बातें सुनी। और जी यासिर भाई से हम सबका काफ़ी प्यार है। उसकी वजह ये है कि इनका अपना मिजाज है, क्योंकि इनसे तो काफ़ी दफ़ा गपशप भी होती रहती है, मुलाकात भी होती रहती है, तो इनका मिजाज बहुत खूबसूरत है और मज़ाक वाला है। ये आपको सीरियस बहुत कम नज़र आएंगे। तो ये एक वजह है कि इनके साथ हम सबका मजाक चलता है। इवन दैट के मैं अक्सर सीरियस होता हूँ और यासिर भाई जो हैं वो 99.99% मजाक के मूड में रहते हैं। ऐसे ही है जी। तो फिर हम सब का इनसे प्यार और मजाक जो है ना वो चलता रहता है। जब कभी मीटिंग हो, ग्रुप की जो मीटिंग्स होती है, तो वो काफ़ी सीरियस मीटिंग होती है, तो उसमें भी यासिर भाई को हिट करते हैं। और उसके अलावा जो हमारी बातचीत हो, कभी लेक्चर हो, जहाँ पर भी मुलाकात हो, तो यासिर भाई जो है ना हम सब के दरमियान एक बहुत ही अच्छा जो है ना मज़ाक कायम रखते हैं। जी फरहान जी प्लीज। जी बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। हमें जी फरहान अगर हमारे पास 2 मिनट में जी 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 निशान साहब, असल में बात ये है कि हर किसी का ना एक अपना चांद होता है जिसकी वो तारीफें करता है, उसको देखता है। तो हमारे क्या ग्रुप बात का जो है, चांद है ना वो यासिर साहब। बिल्कुल वो ऐसे अलग ही। बात है, वो अलग बात है कि इनका चांद जो है ना वो बड़ा बादलों में छुप जाता है जैसे ही ये बाहर आते हैं ना उसको देखने के लिए। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। बिल्कुल। फरहान भाई ठीक कहा आपने। आज भी हमारा एक हमने एस्ट्रो बैठक रखी हुई थी सर, मैंने जाना था बच्चों को दिखाने के लिए चांद पार्क में, बट यहाँ पे पिंडी में बिल्कुल बादल आ गए और हम नहीं वो एक्टिविटी कर सके, जी तो हमें चेंज करना पड़ा। वो हो सकता है नेक्स्ट उसमें हो। बाकी जोई साहब ने जो मेरा ख्याल है जो सवाल किया था वो ये था कि इन सब की मोहब्बत है, ये सारे मेरे से सीनियर हैं और सबका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत मेरे लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम हमारी सारी टीम ही। डॉक्टर साहब हो गए, अब्दुल वहाब भाई और सर तो खैर है ही हैं, तो ये सब ही मेरे जो सीनियर हैं। आपने हमें मजाक करते हुए देखा है जब हम ग्रुप में एक दूसरे से वैसे बात कर होते हैं, स्पेशली मैम सारा, तो हमें डांट भी बड़ी पड़ी होती है, वो आपने नहीं देखी, तो आपने सिर्फ मजाक ही देखा है। तो ये मैं इस बारे में बिल्कुल ये राज अफशा नहीं करूंगा क्योंकि इज्जत बेइज्जती का मामला, बेइज्जती खराब हो जाएगी, तो बाहर जो बनी हुई है वो बनी रहेगी। सही बात है। चले आपने इतनी इज्जत रखी, हमारी नहीं मतलब अपनी भी रखी, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और बाकी हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो गया है। जी जी। बहुत शुक्रगुजार सेशन रहा।
तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया खास मुझे कॉन्टेक्ट कर आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हम इसी वक्त इंशाअल्लाह से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज़। और सारा ग्रुप के बारे में बता दें कि अगर किसी को क्वेश्चन रह जाए कहाँ पर जी। कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग अपने सवालात ग्रुप में फेसबुक ग्रुप पर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कर सकते हैं। हम सब वहाँ पे 24 घंटे मौजूद होते हैं, अपने सवालों के जवाब देते हैं। तो बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं आप मुझसे, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी नेक्स्ट संडे को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।